हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन होता क्या है, इसको हम लोग पिछले क्लास में समझ लिए थे। अब उसको जो है न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि उस स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करेंगे आज। तो देखते हैं, बहुत ही आसान है, देखते रहिए वीडियो और समझ में आएगा ही, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से कितने टाइप का हमको क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन पर पूछा जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है CH4 प्लस O2 बनाता है, CH4 प्लस O2 बनाता है CO2 प्लस H2। तो ये हमको दिया हुआ है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ पर जो है यानी कि इस तरह का, यानी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन पर अगर आपको क्वेश्चन देता है बनाने के लिए, तो सबसे पहले यानी उस केमिकल इक्वेशन को हमको देखना है। तो क्या देखना है उसमें, तो हमको देखना है कि केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है या नहीं। तो इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2, एक 3 ऑक्सीजन, नहीं, और इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद जो है, उसके बाद हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। तो यहाँ पर एक और चीज़, यानी कि करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या किया जाता है, तो जो जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उसको एक फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे CH4 क्या होता है, तो गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, तो गैस होता है। CO2 क्या होता है, तो गैस। और H2O क्या होता है, तो लिक्विड। H2O क्या होता है, तो लिक्विड होता है। ठीक है, H2O क्या होता है, तो लिक्विड होता है। अब जो है यहाँ पर, नहीं, अब जो है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है यानी कि सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, नहीं, कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। उसके बाद ही हम यानी कि कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो पहला काम करना था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना था। केमिकल इक्वेशन को क्या करना था, बैलेंस करना था। तो हमने बैलेंस कर दिया। जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबके फिजिकल स्टेट को लिखना था। फिजिकल स्टेट भी हम क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए। नहीं, अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने से पहले कुछ हमको समझना जरूरी है। समझना क्या जरूरी है, तो ये जो एरो लाइन दिया हुआ है, इस एरो लाइन के पहले जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। नहीं, और इधर जो भी बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन में एरो लाइन के पहले, नहीं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में क्या रहता है, प्रोडक्ट। एरो लाइन के पहले 2 रहता है, यानी कि एक रिएक्टेंट भी रहता है और एक रिएजेंट भी रहता है, एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट भी। लेकिन सभी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, ये सभी केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें रिएजेंट नहीं होता है, लेकिन यानी कि अधिकांश केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट होते ही हैं। तो ये रिएक्टेंट और रिएजेंट क्या होता है, नहीं, तो रिएक्टेंट क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। जैसे कि एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लिए, पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिए, नहीं, पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा ले लिए। उसके बाद एक क्या ले लीजिए, तो हथौड़ी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, हथौड़ी, नहीं, यानी कि जिसको हैमर बोला जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हैमर। इस हथौड़ी से इस स्टोन को क्या कीजिए, तो तोड़िए। नहीं, तोड़िएगा तो यानी कि स्टोन का आपको छोटा छोटा पीस सब क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। नहीं, छोटा छोटा पीस सब ऑब्टेंड होगा। तो
तो यहाँ पर स्टोन जो स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन में चेंज हुआ, यानी कि बड़ा स्टोन जो है स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन में जो चेंज हुआ, तो जो चेंज होता है यानी कि रिएक्टेंट किसको कहेंगे, तो रिएक्टेंट किसको कहा जाता है, रिएक्टेंट किसको कहा जाता है, तो जो चेंज होता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो चेंज होता है, बदलता है। यानी कि जैसे कि ए है, नहीं ए है, ए कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ए कोई सब्सटेंस है और ये किस में बदल गया, तो बी में। किस में बदल गया, तो बी में। यानी ए कोई सब्सटेंस था और वो किस में बदल गया, बी में बदल गया। तो ए किस में बदला, तो बी में। तो बदलने वाला कौन है, तो ए। तो जो बदलता है वो रिएक्टेंट, नहीं, जो बदलता है वो रिएक्टेंट, और जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जो भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। जो भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनने वाले नए सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो जब तक हम रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा सा स्टोन था, छोटे छोटे स्टोन में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो यानी कि जो चेंज हुआ, तो ये चेंज हुआ, तो बड़ा स्टोन चेंज हुआ, तो बड़ा स्टोन यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो रिएक्टेंट। बड़ा स्टोन यहाँ पर क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, ठीक है। बड़ा स्टोन यहाँ पर क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। और ये छोटा छोटा जो स्टोन है ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। लेकिन इस स्टोन को छोटे छोटे स्टोन में चेंज होने में उसको कौन हेल्प किया, तो हैमर हेल्प किया। तो हैमर यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो हैमर यहाँ पर रिएजेंट कहलाएगा। हैमर यहाँ पर क्या कहलाएगा, रिएजेंट कहलाएगा, नहीं, रिएजेंट कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि ए बी में चेंज हुआ, तो ए को बी में चेंज होने में, नहीं, जैसे कि दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ए प्लस बी है बनाता है सी प्लस डी, नहीं। तो यानी कि मान लीजिए ए सी और डी का फॉर्मेशन करता है और ए को सी और डी का फॉर्मेशन करने में बी हेल्प करता है। बी क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे, तो जैसे कि आप जानते होंगे कार्बन का जो कंबसन है बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। यानी कार्बन का कंबसन बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है, यानी कार्बन बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। कार्बन बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। तो कार्बन को जलने में कौन हेल्प किया, तो ऑक्सीजन। कार्बन को जलने में कौन हेल्प किया, तो कार्बन को जलने में ऑक्सीजन हेल्प किया। तो जला कौन, तो जला तो कार्बन। तो हम बताए थे कि जो सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में क्या होता है, चेंज होता है। जो सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में चेंज होता है वो क्या हो जाता है, तो रिएक्टेंट। वो क्या हो जाता है, रिएक्टेंट, नहीं। यानी जो सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में चेंज होता है वो क्या हो जाता है, रिएजेंट। और अनदर सब्सटेंस में, नहीं, यानी कि नए सब्सटेंस में चेंज होने में जो उसको हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं, रिएजेंट। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएजेंट, नहीं। तो कार्बन रिएक्टेंट और ऑक्सीजन रिएजेंट। और जो भी बनने वाला, एक हो, दो हो, तीन हो, जितना जो भी बनने वाला हो सबको एक साथ क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। सबको एक साथ क्या कहा जाता है, तो प्रोडक्ट कहा जाता है। तो रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो ए यानी कि बी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, तो सी और डी। इसका मतलब ए चेंज होने वाला सब्सटेंस हो तो ए रिएजेंट, और उसको चेंज होने में हेल्प करने वाला बी हो तो बी क्या कहलाएगा, तो रिएजेंट। ये क्या कहलाएगा, तो रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाएगा, तो रिएजेंट। और हम बोले हैं जो भी बनेगा सबको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। सभी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, नहीं, सभी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। उसी तरह मीथेन का कंबसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब करवाया जाता है, मीथेन का कंबसन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
तो यहाँ पर यानी चेंज होने वाला कौन है, तो चेंज होने वाला मीथेन है। चेंज होने वाला कौन है, मीथेन है। नहीं, मीथेन है तो मीथेन यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो मीथेन यहाँ पर जो है रिएक्टेंट, क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो उसको चेंज होने में हेल्प किया वो क्या कहलाएगा, रिएजेंट। जो उसको चेंज होने में हेल्प किया वो क्या कहलाएगा, रिएजेंट। और जो भी बनेगा सब एक साथ क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। सब एक साथ क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, सभी एक साथ प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है यानी कि रिएक्टेंट रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग समझ रहे थे, तो उसके तरफ हम लोग चलते हैं। नहीं, उसके तरफ हम लोग चलते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है क्या, तो इधर जो होगा एरोलाइन के इधर जो होगा वो बनाने वाला होगा। एरोलाइन के इस साइड जो होगा वो बनाने वाला होगा, नहीं बनाने वाला। और एरोलाइन के इस साइड जो होगा वो बनने वाला होगा। वो क्या होगा, बनने वाला होगा। यानी ये दोनों मिल करके इसको क्या करेगा, बनाएगा। ये दोनों मिल करके इसको क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, ये दोनों मिल करके इसको क्या करेगा, तो बनाएगा। तो पहला काम क्या करना था, तो जितने भी यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबका फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करना था। दूसरा तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना था। केमिकल इक्वेशन को क्या करना था, बैलेंस करना था। यानी बिना बैलेंस किए हुए केमिकल इक्वेशन से हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, आवश्यक है। बिना यानी कि बैलेंस हुए उस केमिकल इक्वेशन से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। तो बैलेंस तो हम कर ही लिए हैं। बैलेंस करने के बाद करना क्या पड़ता है, तो बैलेंस करने के बाद हमको जो है यानी कि सबसे पहले जितने भी रिएक्टेंट और रिएजेंट हैं यानी कि सभी का अमाउंट रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सभी का क्या करना पड़ता है, अमाउंट रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए CH4 के पहले यहाँ पर कोई नंबर है, तो कोई नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कोई नंबर है नहीं है। यानी कि इस CH4 के बगल में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है इसका मतलब वहाँ पर 1 होगा। वहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मोल रिप्रेजेंट करेंगे सभी का, यानी सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मोल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल। तो यहाँ पर यानी कि कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 मोल क्या, तो 1 मोल CH4। 1 मोल क्या हो गया, CH4। यहाँ ऑक्सीजन है तो पूछेगा कितना, तो देख रहे हैं यहाँ पर नहीं ऑक्सीजन है तो यहाँ पर पहले कितना है, तो 2 है। कितना है, 2 है। तो 2 का मतलब हो गया कि ये 2 मोल है। तो आप लिख सकते हैं 2 मोल क्या, तो 2 मोल O2 हो गया। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1। तो आप यहाँ पर फिर लिख सकते हैं 1 मोल CO2। क्या लिख सकते हैं, 1 मोल CO2। और फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर क्या है, 2 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मोल H2O। क्या लिख सकते हैं, 2 मोल H2O। तो पहला काम क्या करना है, नहीं फर्स्ट काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है वो समझ में आ गया होगा नहीं। तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं था तो 1 मोल CH4, 2 मोल O2, 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। तो मोल लिख लिए। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख करके मोल लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है C+O2 बनाता है CO2। इसमें आपको कहे कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सभी का मोल रिप्रेजेंट कीजिए। सभी का क्या कीजिए, मोल रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर फिर देखेंगे तो कुछ नहीं तो 1, तो लिख सकते हैं 1 मोल क्या,
कार्बन, यहाँ पर 1 मोल O2, क्योंकि O2 के पहले यहाँ कोई नंबर नहीं, 1 मोल क्या लिख सकते हैं CO2, नहीं 1 मोल CO2, तो इसमें रिप्रेजेंट हो गया। उसी तरह N2 प्लस 3H2 बनाता है 2NH3, इसमें मोल रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मोल N2, 1 मोल N2, यहाँ पर 3 तो लिख सकते हैं 3 मोल H2, 3 मोल H2, यहाँ पर 2 तो लिख सकते हैं 2 मोल NH3, नहीं 2 मोल NH3। उसी तरह H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, ठीक है, बनाता है 2HCl, मोल रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, मोल रिप्रेजेंट करना है, तो 1 मोल H2, 1 मोल क्या लिखाएगा Cl2, और 2 मोल लिखाएगा HCl, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई नंबर नहीं तो 1, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं तो 1, और यहाँ पर 2 है तो 2 मोल HCl। तो अब आपको जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख करके उसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं सभी का अगर मोल रिप्रेजेंट करने के लिए कह दे, सभी का मोल अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कह दे तो आप इजीली उसका मोल क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है इसी इक्वेशन में हम लोग चलते हैं, इसी इक्वेशन में हम लोग चलते हैं कि और आगे हमको क्या करना है, ठीक है, आगे हमको क्या करना है, तो आगे हमको क्या करना है, पहला काम तो हमारा फिनिश है, नहीं दूसरा में मास लिखेंगे, पहले मोल रिप्रेजेंट कर लेंगे फिर मास रिप्रेजेंट कर लेंगे। उस केमिकल इक्वेशन को देख करके मास, तो मास रिप्रेजेंट करेंगे, तो मास तो CH4 का, तो CH4 का रिप्रेजेंट कीजिएगा तो कार्बन का कितना होगा, तो कार्बन का होगा 12 और हाइड्रोजन का 1 × 4, तो 12 प्लस 1 × 4, 12 प्लस 1 × 4 तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 16, तो आप लिख सकते हैं 16 ग्राम CH4। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है 16 और दो ऑक्सीजन है तो 32 में 2 से नहीं, यानी कि 2 × 32 ग्राम O2, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 ग्राम O2, क्या हो जाएगा 64 ग्राम O2, नहीं 1 मोल CO2, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 2 तो 32, तो 12 और 32 तो 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2। और यहाँ पर निकालिएगा तो हाइड्रोजन का 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 प्लस 16 18, और 18 × 2 तो 2 × 18 ग्राम H2O, यानी कि 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O। तो मास भी आप लिखना सीख गए होंगे, नहीं मास भी रिप्रेजेंट करना आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे मास रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे मास रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम देखे थे एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, तो फिर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए C+O2 है, बनाता है CO2, यहाँ पर कहे मास रिप्रेजेंट करने के लिए तो कार्बन, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है तो 12 ग्राम, तो आप लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन। ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम O2, और यहाँ पर इसका तो निकालवे किए हैं 44 ग्राम CO2। उसी तरह N2 प्लस 3H2 बनाता है 2NH3, N2 का 14, तो 14 × 2 कितना होगा, तो 28, तो आप लिख सकते हैं 28 ग्राम क्या N2, और हाइड्रोजन का 1 × 2 तो 3 × 2 ग्राम H2, यानी कि 6 ग्राम क्या हो जाएगा H2, और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 × 3 तो 14 प्लस 3 17 में 2 से गुना,
तो 34 ग्राम क्या हो जाएगा NH3, यानी कि 34 ग्राम NH3। इसमें भी मास निकालना हम लोग क्या किए, सीख गए। इसमें भी मास निकालना हम लोग सीख गए, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मास निकालने का कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ, तो क्लियर हो गया। कहीं किसी को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है दूसरा काम तो हम लोग कर लिए, थर्ड काम क्या करना है, तो थर्ड काम करना है सबका जो है वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है। यानी कि 3 स्टेप इसमें होता है। क्या क्या, तो सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मोल। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बाद मास। और थर्ड में क्या रिप्रेजेंट करना है, तो वॉल्यूम। नहीं, क्योंकि हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का टाइप जब पढ़े थे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का टाइप जब पढ़े थे, तो उस टाइप में हम आपको बताए थे, नहीं उस टाइप में बताए थे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास एंड वॉल्यूम, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल एंड मास, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल एंड वॉल्यूम। तो इसलिए ये तीनों टर्म क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यानी कि मोल भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सभी का। उसके बाद मास भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है और वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। किसका, केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका, केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे तो वॉल्यूम उसी का रिप्रेजेंट होगा जो गैसियस स्टेट में होगा। यानी कि वॉल्यूम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वॉल्यूम उसी का रिप्रेजेंट होगा जो गैसियस स्टेट में होगा। नहीं, और जो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होंगे जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होंगे उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो सिर्फ वॉल्यूम किसका रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ वॉल्यूम जो है जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में रहते हैं, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में रहते हैं उसी का रिप्रेजेंट करते हैं। तो CH4 गैसियस स्टेट में है, कितना मोल है, कितना मोल है, तो 1 मोल है। कितना है, 1 मोल। तो आप मोलर वॉल्यूम पढ़े हैं, मोलर वॉल्यूम में पढ़े हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो 22.4 लीटर। तो आप लिख सकते हैं 22.4 लीटर CH4। एक का हो गया। ऑक्सीजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये 2 मोल है, तो 1 मोल इतना होता है, 1 मोल इतना होता है, ठीक है। 1 मोल इतना होता है, तो 2 मोल कितना होगा, तो 44.8 लीटर O2। यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी आपको पता चल गया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी आपको पता चल गया, ठीक है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी पता चल गया। उसके बाद CO2 भी गैस है, तो CO2 का कितना मोल है, तो CO2 का 1 मोल है, 1 मोल है, तो ये कितना होगा, तो 22.4 लीटर CO2, नहीं 22.4 लीटर CO2। अब पूछेगा कि क्या H2O का भी वॉल्यूम रिप्रेजेंट किया जाएगा, अब आपसे पूछेगा क्या H2O का भी वॉल्यूम रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आप सीधे कहिएगा H2O का वॉल्यूम रिप्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम सिर्फ किसके लिए होता है, तो गैस के लिए होता है, तो इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम देख करके समझ गए कि हमको क्या क्या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले करना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले हमको क्या क्या करना पड़ेगा ये हम लोग समझ गए, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। दूसरा में देखते हैं, अगर आपको C+O2 देता है CO2, C+O2 क्या देता है, CO2, देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, एक कार्बन एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है। यानी कि अब आसानी से क्या किया जा सकता है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। और बिना बैलेंस किए हुए केमिकल इक्वेशन को स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। यानी कि बिना बैलेंस के स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं। ये किस स्टेट में, सॉलिड, ये गैस हो गया।
अब जो भी है सबसे पहले हमको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मोल रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसके पहले फिर कुछ नहीं तो 1, तो हम लिख सकते हैं 1 मोल कार्बन, यहाँ पर 1 मोल O2 और यहाँ पर भी 1 मोल CO2। नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1। दूसरा काम तो मास, तो इसका मास तो 12 ग्राम कार्बन, 16 इंटू 2 32 ग्राम O2, 32 ग्राम O2। और यहाँ पर तो ये भी यानी यहाँ पर 12 ग्राम और 32 तो 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2। और थर्ड में तो वॉल्यूम तो इसका फिर नहीं लिखाएगा, इसका वॉल्यूम नहीं लिखाएगा, ठीक है। इसका जो है वॉल्यूम लिखाएगा, कितना मोल है 1 मोल का 22.4 लीटर O2। और फिर ये भी 1 मोल है तो 22.4 लीटर CO2, नहीं 22.4 लीटर CO2। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड में नहीं, थर्ड में चलते हैं। थर्ड में आपको दिया हुआ है N2 प्लस H2 और NH3, तो इधर 3 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक चीज और ध्यान में रखना पड़ता है कि ऑड नंबर में अगर एटम प्रेजेंट है तो पहले उसको जो है सो इवन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 को इवन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पर 3 और नाइट्रोजन यहाँ 2 तो यहाँ 2। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल। अब जो है फिजिकल स्टेट, तो ये गैस, ये भी गैस और ये भी क्या है, गैस है। नहीं, मोल्स रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, 1 मोल क्या लिख सकते हैं N2, यहाँ पर नंबर 3 है, इसका मतलब 3 मोल H2, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 2 मोल NH3। पहला काम हमारा खत्म हो गया। सेकेंड में मास, नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 यानी कि नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 यानी कि 28 ग्राम N2। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 तो 2 ग्राम और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 ग्राम, तो यानी कि 6 ग्राम H2, क्या हो जाएगा 6 ग्राम H2। और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 तो 17 यानी 14 3 17 दूना 34, नहीं यानी कि 34 ग्राम NH3, 34 ग्राम NH3 यानी कि मोल लिखा गया, मास लिखा गया। अब क्या लिखाएगा, तो अब वॉल्यूम लिखाएगा, क्या लिखाएगा वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, तो सब तो गैसियस स्टेट में है, ये 1 मोल है तो 1 मोल का 22.4 लीटर N2, ये 3 मोल है तो 3 मोल है तो 3 इंटू 22.4 लीटर H2, नहीं उसके बाद ये 2 मोल है तो 2 इंटू 22.4 लीटर NH3। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 तिया 12 और 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, नहीं यानी कि 67.2 लीटर क्या हो जाएगा H2, 67.2 लीटर H2। तो अब आपको यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख करके जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसका मोल, मास और वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। नहीं, मास
मोल मास और वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। तो ये अगर हम लोग सीख गए हैं अच्छे तरीके से, ये अगर अच्छे तरीके से हम लोग सीख गए हैं तो अब इस पर हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला सेशन जो चलेगा वो इसी सब पर न्यूमेरिकल सेशन चलेगा। क्या चलेगा, न्यूमेरिकल सेशन चलेगा। ठीक है।